हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज मिहिर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। अपने निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अपने इस खास अनुभव को उन्होंने साझा किया। देखिए मिहिर श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव बातचीत केकेडी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं मिहिर श्रीवास्तव, जो हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। और आपको बता दें, ये शहीदों की नगरी काकोरी से बिलोंग करते हैं। ये पहले भी हमारे गेस्ट के तौर पे मौजूद रहे हैं और आज हम फिर से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं केकेडी न्यूज में। मिहिर श्रीवास्तव जी, आप एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज हैं। इसके अलावा आपने इंडिया ओपन में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल, स्टेट चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज और 1 डिस्ट्रिक्ट में 20 गोल्ड मेडल जीते हैं। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था और स्टार्टिंग तो डिस्ट्रिक्ट से ही होती है। तो डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने जब पहला गोल्ड लिया तो अच्छा लगा काफ़ी। और एक वहाँ से अंदर से ये जागा कि नहीं, अब मैं आगे जो आने वाले प्री स्टेट्स हैं उसमें भी मैं मेडल जीत सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं फिर आगे बढ़ता चला गया। जी, हाल ही में आपने 2 गोल्ड जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, आपको सम्मानित किया गया है। आप हमारे साथ लास्ट टाइम भी जब मौजूद थे तो आपने बताया था कि क्या क्या स्थितियां रही थी आपके साथ, आपके आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और कुछ दिनों बाद ही आपने इतना बड़ा अचीवमेंट एक और हासिल कर लिया। कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरे इंडियन टीम ट्रायल्स हैं, सिलेक्शन ट्रायल 3 और 4 जो भोपाल में हैं 21 तारीख से जी। और मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में। कोच फरीदुद्दीन और विजय सिंह चंदेल हैं, जिनके अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी। तो आपका ये सवाल हमने पहले भी पूछा था कि जो निशानेबाजी रही थी और आपका बचपन था, ये बचपन से ही जो तालमेल था वो कैसे आपने बैठाया? बचपन से ही मुझे गन्स का शौक था और स्कूल में शूटिंग रेंज थी, तो इसके पीरियड्स होते थे, स्पोर्ट्स पीरियड्स में मैं शूटिंग करता था और जो मेरे बाकी बचे हुए स्टडीज़ के जो पीरियड थे उसमें स्टडी करता था जी। और मैं स्टडी और शूटिंग को साथ में मैनेज करता था जी, जिससे मैं शूटिंग में भी अच्छा कर सकूं और स्कूल में एग्जाम्स होते थे, बोर्ड्स था, तो उसमें भी मुझे अच्छा करना था। जी, पढ़ाई को अगर देखा जाए और आपका जो गेम को लेकर के जो पैशन था, दोनों में आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? क्योंकि बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो अगर आपको हम श्रेय की बात करें तो आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, मेरे कोचेस को जी। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने खेल को बहुत बढ़ावा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खेल को बहुत बढ़ावा दिया है और आए दिन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिससे ग्रास रूट लेवल से लेकर के प्रोफेशनल लेवल तक एथलीट्स को हर एक तरीके की फैसिलिटी मिल रही है। और तभी आप देखिए, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, सब में मेडल आ रहे हैं जी। आपने बताया कि फैसिलिटीज जो है वो हर एथलीट को प्रोवाइड की जा रही है। आपके समय में जब आपने शुरू किया था तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको लगता है कि होती अगर तो मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता था, मेरे लिए जो मेरा जो सपना है शूटिंग का वो और इजी हो सकता था? क्या क्या कठिनाइयाँ थी? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन जब से गवर्नमेंट आई तब से मुझे हर एक तरीके का सपोर्ट मिला और उसी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं आगे भी इंटरनेशनल जाऊँगा जी। एक एथलीट को, एक अच्छे एथलीट को अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर कोई सपोर्ट नहीं है और उसके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है कि वो आगे कुछ करना चाहता है, देश के लिए नाम रोशन करना चाहता है, अपने लोगों के माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाह करके भी नहीं कर पाता। जैसे अभी आपने फैसिलिटीज़ की बात की, और क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसको जो चीज़ें रोकती हैं और एक अच्छा एथलीट जो है वो बाहर निकल कर नहीं उभर पाता है? जी। एथलीट के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो कोच है। अगर किसी भी फील्ड में उसको, स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें अगर आगे जाना है तो सबसे पहले एक अच्छा कोच, और उस कोच पे कितना उसने क्वालिफाई किया है अपने स्पोर्ट्स में, उस पर ध्यान में रखते हुए उस कोच के पास जाएं और जो भी एकेडमी है उस एकेडमी में एडमिशन ले करके फिर उसमें आगे कोच के थ्रू, बिना कोच के अकेले तो नहीं हो सकता है। एकेडमीज में तो जाना पड़ेगा जी। एकेडमीज अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो मार्गदर्शन करने वाला है, जो गाइड है, जो कोच है, वो अच्छे होने चाहिए। और आपने एक बात कही कि कोच को भी उसके बारे में
पता होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग गेम्स होते हैं और हम फीफा की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। कोच का जो है बहुत अहम रोल होता है और अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्लेयर्स है वो तो खेलते हैं, लेकिन जब कोचेस की बारी आती है तो वो कहीं बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं उनसे। तो क्या लगता है एक अच्छा कोच एक अच्छे एथलीट को बनाने में किस तरीके की अपने कैसा कंट्रीब्यूशन कर सकता है एक अच्छा एथलीट बनाने में? कोच का तो पूरा रोल रहता है। जी। कोच पूरा सपोर्ट करते हैं एथलीट को, और कोच का सबसे ज़्यादा जो रहता है कि टेक्निकल कोच, अलग अलग कोचेज होते हैं, टेक्निकल कोच है, माइंड ट्रेनिंग कोच है, फिजिकल ट्रेनर है। तो जितने भी कोचेज हैं वो 4-5 कोचेज मिल करके एक एथलीट पर काम करते हैं। कोई फिजिकली काम कर रहा है, कोई मेंटली काम कर रहा है, कोई टेक्निकली काम कर रहा है। वो सारे कोचेज मिल करके ही एक एथलीट को तैयार कर पाते हैं। तो ये सब एक टीम वर्क में होता है, जिससे एथलीट भी उस टीम वर्क में काम करता है, कोऑपरेट करता है, तब जाके कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल आता है। ये आपने कुछ नया बताया हमारे दर्शकों को कि जो कोचेस होते हैं, अभी तक ये होता था कि कोच वो होता है जो एक एथलीट को ट्रेन करते हैं उनके गेम को लेकर के, ठीक है। लेकिन आपने अभी कई सारी चीज़ें मेंशन की है। आपने बोला उनको मेंटल और फिजिकल, टेक्निकल, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? टेक्निकल में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? मेंटली, फिजिकली किस तरीके से एक एथलीट को तैयार किया जाता है आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए? अगर टेक्निकली बोलें तो टेक्निकली मतलब जिस भी स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स को कैसे परफॉर्म करना है। जैसे शूटिंग है तो शूटिंग में गन्स के बारे में कैसे लोड करना है, कैसे शॉट को फायर करना है, उस पर ध्यान देता है। और जो फिजिकल कोच है, फिजिकल कोच का रोल ये रहता है कि हमारी जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर, चाहे काफ मसल हो, कोर मसल हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना, जिससे आप ज़्यादा देर तक शूटिंग में खड़े हो सकें और अच्छा खेल सकें। और जो माइंड ट्रेनर है उसका रोल ये है कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और आगे कैसे बढ़ना है। प्रेशर की बात आपने लास्ट इंटरव्यू में भी किया था और आपने बोला था कि प्रेशर में काम खराब होता है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं वो वॉश ऑफ हो जाता है, फेड अवे हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए एक एथलीट को? एक एथलीट को मैंने पिछली बार भी यही चीज़ बताई थी कि एथलीट को अगर अपना मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना है तो उसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, विजुअलाइजेशन है, इन सब टेक्निक्स पर काम करना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, तो उससे आपका माइंड जो है वो कूल डाउन होता है और फोकस बढ़ता है। जी। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एक त्राटक होता है, त्राटक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। त्राटक, मेडिटेशन, त्राटक, हाँ, जो माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। जी, बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप उसमें अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। आप इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, हमेशा से सक्रिय हैं और आप काकोरी से बिलोंग करते हैं, शहीदों की नगरी मानी जाती है। तो अगर आपसे हम बोले कि आज का जो युवा है या जो आज की जनरेशन आ रही है, अपकमिंग जनरेशन आ रही है, जो एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि पिछली बार जो मैंने बताया कि फोकस्ड रहें, कंसंट्रेटेड रहें, उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में हैं उसमें पूरा 100% अपना दें। और रिजल्ट एक दिन में तो नहीं आता है, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है, तो पूरी तरीके से उसमें लग जाएं। और वही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आपने बहुत ही कम उम्र में सब कुछ हासिल किया है अपने फील्ड से, जिस तरीका का आपका लगाव रहा है, प्यार रहा है, पैशनेट रहे हैं काफ़ी, और हाल ही में अभी आपने एक और अचीवमेंट जो है अचीव की है। तो जब आपकी बारी आती है आप अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करते हैं, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं, वो डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं आप? वो डिसिप्लिन में रहने के लिए मैं जो करता हूँ वो डायरी राइटिंग का करता हूँ, कि मैं डायरी राइटिंग लिखता हूँ। अच्छा। हर एक चीज़ में कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया और क्या चीज़ की कमी रह गई। तो आप एक जर्नल मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पे? मेंटेन करता हूँ मैं जी, जिससे मैं नेक्स्ट डे उस चीज़ पे काम कर सकूँ, और जहाँ पे मैंने टाइम को वेस्ट किया है उसमें मैं अपना कोई ऐसा वर्क कर सकूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ अपने गेम में। टाइम वेस्ट की बात आपने कही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट जैसी चीज़ आपकी डिक्शनरी में नहीं है। आपने ये लास्ट टाइम भी बोला था कि आप अपना एक एक मिनट बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट आपने मेंशन किया है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जिसे जो आप देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ मैंने अपना वक्त शायद ज़ाया कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है कि फ़ोन में बैठ गए 5 मिनट के लिए तो वो ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो वो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि वो टाइम वेस्ट है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेस ओरिएंटेड रहें, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। तो प्रोसेस अगर हमारा सही है तो रिजल्ट सही आता है। जी, वो तो है। आपने बात की फ़ोन को लेकर के, तो फ़ोन तो डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ोन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं।
फोन्स को लेकर के मेरा ये है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आना अच्छा ही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में अगर यूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को? पॉजिटिव का मीन्स ये है कि अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, जी, आप उस फील्ड से रिलेटेड कुछ कंटेंट सर्च कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इस फील्ड में हैं तो इससे रिलेटेड कितनी नॉलेज ले सकते हैं, तो वो नॉलेज आप ले रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका वही काम हो रहा है जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वो एक अच्छी चीज़ है। जी। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आप अपने काम को लेके कॉन्सेंट्रेट है, आप अगर कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो आप अपने माइंड को कहते हैं ना एक तरीके से ट्रेन करते हैं। जैसे आपने अभी जर्नल की बात की कि आप डेली बेसिस पे एक डायरी लिखते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं, और सेम टाइम अगर टेक्निकल की बात करें तो आप फोन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उस समय भी आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, जैसे हर किसी को अपने लाइफ में चाहिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, तो अगर ठीक है काम है आपका, सब कुछ है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आपका क्या होता है? आप कैसे उस चीज को फुलफिल करते हैं? सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मेरा जो है वो है कि मैं चेस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करता हूँ, चेस खेल। अच्छा, गेम भी आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है? चेस मेरा। ओके। तो मैं चेस खेल के टाइम पास जो है, मेरा जो फ्री टाइम है उसमें मैं चेस खेलना पसंद करता हूँ। ओके। तो वो मेरा मुझे लगता है कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ओके। तो मतलब आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी आपने चेस, आपका चेस है वो भी माइंड से ही रिलेटेड है, माइंड गेम्स है, माइंड भी ट्रेन होता है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है। दैट्स रियली गुड टू नो। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप एक बार फिर हमारे शो पर आए और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी आने वाले समय में जो आपके गोल्स है वो अचीव हों और हमें आपको दोबारा गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। हमारे साथ महेश श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ अहम एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और हाल ही में जो इन्होंने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसको लेकर के उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको भी साझा किया है। साथ ही साथ इन्होंने गेम को लेकर के, कंसंट्रेशन को लेकर के कई सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स पे बात की है हमसे और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो उसके लिए आपको कितना डिसिप्लिन रहना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज़। नमस्कार।